हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, नेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज हमारी चल रही है और ये हमारी वीडियो नंबर 25 होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बच गए हैं, उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को होता नहीं है, वो आप अपने हिसाब से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लास्ट क्लास है। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस केमिस्ट्री, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारी भाई इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास नंबर 2 होगी। पहली जो क्लास हुई थी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें हमने ईपीआर के बारे में डिस्कशन किया था वीडियो नंबर 24 में। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा पहले सारी वीडियोस। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इस क्लास में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2 में हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिटेल में चीजों को समझेंगे। तो अगर आपने पहले के 24 वीडियोस नहीं देखे, एक बार आप जरूर उनको देख लीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी। अगर आपका कोई भी नॉन या आप खुद इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, सीएसआईआर नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी सेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो गए, गेट का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी पीजीटी या फिर टेट का एग्जाम हो गया, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप के ऊपर बड़े ही शानदार कोर्स अवेलेबल है, बड़े ही अफोर्डेबल फीस में। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन करते हैं हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अब देखिए लेटेस्ट अगर आप देखेंगे, ये नवंबर 2020 और वो भी सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन, काफी रेयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ईपीआर में ज्यादा क्वेश्चंस, ईपीआर के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू मोसबार, क्योंकि देखो ईपीआर में दिसंबर 23 में, जून 2023 में, नवंबर 2022 में, फैब 2022 में क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये रेयर है। यहाँ पे कम क्वेश्चंस आते हैं मोसबार स्पेक्ट्रम से, लेकिन अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और मैं आपको साथ के साथ रेफरेंसेस, क्वेश्चंस के पीछे क्या कंसेप्ट लगता है उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। Mosebar spectrum of FeCO5 at liquid nitrogen temperature in the presence, this is very much important, in the presence of filled gradient। स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक टॉपिक, एक कंसेप्ट निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, वहां पे आपको क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है स्टूडेंट? वहां पे ये जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, क्वाड्रपोल इंटरेक्शन, यहां पे इसको बेसिकली क्या बोला जा सकता है? क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी, वहां पे क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग होगी। और देखिए स्टूडेंट, आयरन का इसका जो एक सिग्नल आता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नहीं होता, है ना स्टूडेंट, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपका अगर एब्सेंट होता, तो फिर आपको वहां पे एक सिंगल लाइन देखने को मिलती, एक सिंगल लाइन देखने को मिलती। अब एग्जामिनर ने खुद ये बात बोल दी है ना, मोसबार स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5 एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ग्रेडियंट टेकिंग इनटू इफेक्ट क्वाड्रपोल इंटरेक्शन। Fe, ये देखिए, ये एज ए सैंपल के तौर पे यूज किया जाता है मोसबार स्पेक्ट्रम में, ये आपका एज ए सैंपल के तौर पे यूज किया जाता है। तो कैपिटल आई की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए जो होती है दैट इज 1/2 और एक्साइटेड स्टेट के लिए होती है 3/2। तो स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट ना हो, आयरन Fe हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर एब्सेंट हो, और ये एब्सेंट कब होता है? ये एब्सेंट तब होता है स्टूडेंट जब यहां पे या तो स्फेरिकल इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? स्फेरिकल इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। अगर स्फेरिकल इन्वायरमेंट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होता है, एंड वहां पे आपका जो क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है वो एब्सेंट होती है, एक ही सिग्नल देखने को मिलता है।
अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट है तो वो उस सिग्नल को डबलेट में क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। किसमें? डबलेट में स्प्लिट कर देता है। कम समझ में आए कोई बात नहीं, आगे फिर आएंगे ये कंसेप्ट, आगे और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये बात देखिए स्टूडेंट, आयरन का केस, अगर आपके पास आयरन का सैंपल है और वहां पे क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट है तो वहां पे क्वाड्रपल स्प्लिटिंग की वजह से आपको डबलेट देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं काफी डिटेल में। ये देखिए हमारे जो कोर्स है उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर 4 का पार्ट 2 है ये। तो यहाँ पे बताया गया है स्प्लिटिंग ऑफ अ मोज़ोबार सिग्नल। तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होती है, ये कब होती है? जब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो हो गया इसका मतलब एब्सेंट है। स्पेरिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अगर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है, और नॉन स्पेरिकल है तो वहां पे आपका जीरो नहीं होता, प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए ये मैंने सारे केसेस यहाँ पे बताए जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, जैसे यहाँ पे देखिए T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2, तो ये नॉन स्पेरिकल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो है। यहाँ पे देखो Fe+2 लो स्पिन की बात करोगे स्पेरिकल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो हो गया। अब देखो इसी को इस चीज से एक्सप्लेन किया गया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है इसका मतलब क्वाड्रपल स्प्लिटिंग एब्सेंट होती है। और यहाँ पे देखो आपको सिर्फ एक ही सिग्नल दिखाई देता है, ये देखो ये आपका क्या, कैपिटल आई फॉर ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज कैपिटल आई फॉर एक्साइटेड स्टेट। ये सारा आयरन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है दैट इज डेल्टा एम आई जो होता है वो जीरो या +-1 अलाउड होता है। तो इसीलिए अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग एब्सेंट होती है तो सिर्फ आपको एक ही सिंगल सिग्नल वहां पे आपको देखने को मिलता है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो है, प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, +-1/2 से, ये देखो पहले इसके अंदर ही आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी और इसी को क्वाड्रपल स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, डबलेट। यहां पे क्या था, सिंगलेट, और यहां पे क्या था, डबलेट। होप कि अब आपको वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये डबलेट क्यों आया है, क्या रोल था डबलेट आने के पीछे। तो स्टूडेंट आयरन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वहां पे क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होती है, और उस क्वाड्रपल स्प्लिटिंग की वजह से जो सिग्नल है आपका मोज़बार सिग्नल है वो आपका डबलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को है ना, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। इन मोज़बार स्पेक्ट्रम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग आयरन रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट यहां पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ पॉसिबल अलाउड ट्रांजिशंस, तो कितने अलाउड ट्रांजिशंस होंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 सिग्नल आपका अलाउड होते हैं। क्या होते हैं, 6 सिग्नल आपका अलाउड होते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ अ मोज़बार सिग्नल वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है क्वाड्रपल स्प्लिटिंग और एक होता है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो वहां पे भी आपका जो मोज़बार सिग्नल है वो स्प्लिट हो सकता है। अभी तक मैं सिर्फ आपको क्वाड्रपल स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा रहा था। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस केस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्प्लिटिंग की, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस अपीयर। यहां पे कितनी, आयरन के केस में कितनी होती है, 6 लाइन, क्योंकि आयरन के लिए जो ग्राउंड स्टेट आपका आई होता है दैट इज +-1/2 और ये। तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं ना तो ये वाला भी 2 में स्प्लिट होगा और ये वाला 4 में स्प्लिट होगा। और अब यहां पे हमें जो सिलेक्शन रूल ध्यान रखना है दैट इज डेल्टा एम आई या तो 0 हो या +-1 हो। तो यहां पे जब आप देखते हैं इसको तो आपको 6 लाइंस देखने को मिलती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 6 लाइंस, in the presence of quadruple splitting doublet, in the absence of quadruple splitting and magnetic splitting single line। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो गई स्टूडेंट? देखो ये जो है ना 6 लाइन आई, ये किस पर डिपेंड करती है, आई की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर आई की वैल्यू +1 ये है, ये किसके लिए होती है भाई, ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये आयरन के लिए भी होती है और टिन के लिए भी होती है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया आपको।
ये पूरा, अगर आपकी वैल्यू ग्राउंड स्टेट की 3/2 हो जाए और ये 5/2 हो जाए, फिर आपको 5 लाइंस तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग में देखने को मिलती हैं, 5 लाइंस। वहां पे क्या था, 2 लाइंस, डबलेट आ रहा था ना, और डबलेट एंड 6, यहां पे आपका 5 और 12, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी आएंगी, 12। तो ये हमारे ज्यादा कॉमन होते नहीं है, फिर भी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखो यहाँ पे 1/2 एंड 3/2 थी, यहाँ पे 3/2 एंड 5/2 है। इसी प्रकार अगर 5/2 और 7/2 हो जाए तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग 8 हो जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होंगी 18 होंगी। होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया था, आयरन के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल अलाउड ट्रांजिशंस कितने होंगे, 6। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। ये जून 2017 का क्वेश्चन है। मोज़बार स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस shows 2 लाइंस एट 300 केल्विन। जब आपने 300 केल्विन टेम्परेचर आपने रखा तो वहां पे 2 लाइंस आई। जब आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो 4 लाइंस देखने को मिली, और जब आपने टेम्परेचर को और ज्यादा कम कर दिया तो आपको 2 लाइंस देखने को मिली। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चेंज इन द कोऑर्डिनेशन मोड ऑफ एनसीएस। स्टूडेंट, अगर आप मोज़बार स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं ना, तो मोज़बार स्पेक्ट्रम में सारा रोल किसका है, एक तो स्पिन का रोल है, स्पिन स्टेट है ना। तो यहां पे इसको हटा दीजिए, और देखो अगर 2 लाइंस आ रही हैं, 4 लाइंस आ रही हैं, 2 लाइंस अगेन आ रही हैं, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन मोड का कोई रोल नहीं है, लिगेंड का कोई रोल नहीं है। यस, यहां पे रोल है आपका चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, आयरन की स्पिन स्टेट भी यहाँ पे आपका चेंज हो रही है। क्या यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन का कोई कंसेप्ट है क्या, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, एक तो ये देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है चेंजेस इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस। अगर मेटल की स्पिन स्टेट चेंज होगी तो यहाँ पे आप ये भी देखने को मिलेगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका चेंज होता है। तो बी तो आएगा ही आएगा, और बी के साथ आएगा डी। बी के साथ क्या आएगा, डी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू रिकॉर्ड मोज़बार स्पेक्ट्रम ऑफ आयरन कंटेनिंग सैंपल, क्या सोर्स यूज किया जाता है। स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे बेसिकली ना गामा रेज का यूज किया जाता है। बेसिकली इसे हम गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक है ना सोर्स यूज करते हैं, एक यूज किया जाता है सोर्स, है ना। और इस सोर्स से क्या होता है, इस सोर्स से आपका गामा फोटोन्स निकलते हैं। इस सोर्स से आपका क्या निकलते हैं, गामा फोटोन, +-1/2 एंड +-3/2। ठीक है, और ये आपका रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। बेसिकली इसको रेडियो एक्टिव सोर्स बोला जा सकता है। तो ये सोर्स होता है, और ये आपका सैंपल होता है, सैंपल। ठीक है, तो सैंपल यहां पे बता दिया गया कि आयरन है, आयरन कंटेनिंग सैंपल, आयरन कंटेनिंग सैंपल। तो इसके लिए सबसे पहली चीज पूछ रहा है कि सोर्स क्या यूज करते हैं, सोर्स। तो स्टूडेंट, इसके लिए कोबाल्ट 57 एज अ सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। कोबाल्ट 57 एज अ सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक्स आफ्टर ए न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वाई। अब ये जो एक्स है, कोबाल्ट 57 है, इसको आपने क्या किया, गामा रेडिएशन यूज्ड इन द मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बात हमें पता है। तो पूछ रहा आपसे एक्स एंड वाई क्या होगा। ये वाई पता क्या है, इस सैंपल को, इस सोर्स को किस वे से बनाया जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड से बनाया जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड से बनाया जाता है। इसके लिए मैं आपको रेफरेंसेस या चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फ्यूचर में भी आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, यहां पे देखिए सोर्स का डेवलपमेंट किस किस तरीके से किया जाता है। यहां पे पूरा स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है 4 वे से ना, 4 न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा डीके, आइसोमेरिक ट्रांजिशन एंड अल्फा डीके। ठीक है, तो कोबाल्ट 57 का इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड से हम उसको क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और आयरन 57 सैंपल के लिए किसको यूज किया जाता है, कोबाल्ट 57 को। वहीं पे अगर आप टिन 119 की बात करेंगे तो इसको जो प्रिपेयर किया जाता है वो आइसोमेरिक ट्रांजिशन मेथड से यूज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यह आएगा,
कोबाल्ट 57 एज अ सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है आयरन के लिए, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड से इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई अगेन, मोज़बार स्पेक्ट्रम जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्स के किस किस के बारे में बताता है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आएगा भाई ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो ये पक्का ही एक्सप्लेन करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है, +3 है, या कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स रहा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक्यूरेट जानकारी देता है मोज़बार स्पेक्ट्रम। और अभी अभी देखा है मैंने स्पिन स्टेट ऑफ मेटल, जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा था उसमें हमने यही तो देखा था कि चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, ये तो आपका पक्का होगा। टाइप ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू मेटल, लिगेंड से कोई लेना देना नहीं होता। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट ऑफ द मेटल, यस बिल्कुल सही बात है। आई की क्या वैल्यू है, जैसे अगर आई की वैल्यू बेसिकली 1/2 3/2 है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड में, तो आपको क्वाड्रपल स्प्लिटिंग में डबलेट देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में 6 लाइंस देखने को मिलेगी। तो मान लो अननोन सोर्स आपको दिया है, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग में डबलेट आ रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड में 6 लाइंस आ रही हैं, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि वहां पे जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है वो क्या क्या है। इसलिए ए और सी पक्का होगा। ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को अब ध्यान से देखिएगा भाई, इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक शिफ्ट, ये बेसिकली बताती है पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में। ये क्या बताती है आपका, पोजीशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल की पोजीशन कहां होगी उसको बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरिक शिफ्ट, आइसोमेरिक शिफ्ट। अब ध्यान से एक बात आपको ध्यान देनी भाई इसके लिए, अब यहां पे देखो किस सोर्स की बात हो रही है, आयरन के लिए, तो ये अलग अलग डिपेंड करता है भाई, टिन के लिए कहानी अलग होती है और आयरन के लिए कहानी अलग होती है। तो अगर हम आयरन की बात करते हैं स्टूडेंट, आयरन का आपके पास सोर्स है, तो यहां पे हम निकालते हैं एक टर्मिनोलॉजी दैट इज डेल्टा आर, और डेल्टा आर होता है ये बेसिकली न्यूक्लियर रेडियस होती है, एक्साइटेड स्टेट माइनस में ग्राउंड स्टेट, है ना। तो आयरन के लिए ये देखा जाता है, आयरन के लिए जो ये डेल्टा आर की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। समझ में आई बात, आयरन के लिए जो ये वैल्यू होती है दैट इज नेगेटिव। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, इसके लिए पूरा कंसेप्ट है, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट यहां पे आप देखिएगा टू टाइप, देखो इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसके बारे में, आइसोमेरिक शिफ्ट, आइसोमर शिफ्ट। ये क्या बताती है, पोजीशन ऑफ सिग्नल, और ओरिजिन ऑफ आइसोमर शिफ्ट इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड द एमिटर एंड एब्जॉर्बर। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने आपको बताया कि भाई जो डेल्टा आर होता है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, ये डेल्टा आर पॉजिटिव होता है टिन के लिए और नेगेटिव होता है आयरन के लिए। ठीक है, ये इतना मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये देखने को मिलता है कि जो s ऑर्बिटल या इस s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मेजर रोल होता है और डायरेक्ट रोल होता है आइसोमेरिक शिफ्ट में, और p और d का माइनर रोल होता है, कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। अब उसके बाद ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आइसोमर शिफ्ट डायरेक्टली डिपेंड करती है s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे और डेल्टा आर पे। अब देखो आयरन के लिए ये नेगेटिव हो गया, और ये s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी यहाँ पे ओवरऑल ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे बात आपको बोला गया है, अगर आपके पास आयरन है उसके लिए डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर आप s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आइसोमेरिक शिफ्ट आपका जो क्या है वो डिक्रीज करेगी, और p और d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे तो आइसोमेरिक शिफ्ट आपका इंक्रीज करेगी। क्योंकि जब p और d कम होती है इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, p और d इंक्रीज करेगी। भाई यहाँ पे ये डिक्रीज गलत लिखा हुआ है, p और देखो अगर s वाली इंक्रीज करी तो ये डिक्रीज ही करेगी। ठीक है, और ये डिक्रीज करेगी मतलब ये डिक्रीज करने का मतलब s का इंक्रीज करना। ठीक है, तो एक ही बात है, रिलेट करेंगे भी इसको देखना। तो अब उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको चीजें रिलेट आप कर पाए होंगे तो यहाँ पे बात करते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है। तो यहाँ पे देखो एक आपके पास है आयरन +2, एक आपके पास आयरन Fe+2 है। Fe+2 का मतलब होता है D में 6 है और S आपका 0 है। उसके बाद एक है आपका आयरन +3, यहाँ पे आपका D में कितने हो गए 5, एक आपका हो गया आयरन +4 और यहाँ पे D में कितने हो गए आपका 4। तो स्टूडेंट एक बात देखने को ये मिल रही है, यहाँ पे S0, यहाँ पे S0, यहाँ पे S0,
एस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करती आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करती। ठीक है, एस का कोई रोल नहीं है। अब अगर एस का रोल नहीं है, पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, देखो स्टूडेंट, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, यहां पे 6 है। अगर पी और डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज। वहां बाय मिस्टेक डिक्रीज लिखा हुआ है, बट इंक्रीज आएगा भाई वहां पे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या आएगा वहां पे? आपका इंक्रीज का रोल होगा। ये यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई, एस और पी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो आइसोमेरिक शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि वाई ये रिवर्स है, ये रिवर्स है दोनों, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो यहां पे देखा जा सकता है +2 में डी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी आइसोमेरिक शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, डी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं आइसोमेरिक शिफ्ट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग दोज कैन एक्ट एज ए मोज़बार न्यूक्लियाई, इनमें से कौन सा मोज़बार न्यूक्लियाई के तौर पे काम करेगा? कोबाल्ट 57 पक्का करेगा भाई, कोबाल्ट 57। तो क्या ये करेगा क्या? सी वाला। सी तो भाई सैंपल के तौर पे काम करता है, तो सी तो नहीं करेगा। तो जिसमें सी नहीं है बस वो देख लो। एक मिनट, सॉरी प्लीज देखो, यहां पे आपसे एक्ट एज अ मोज़बार न्यूक्लियाई सैंपल के तौर पे बात कर रहा है, तो ये वाला तो सोर्स होता है भाई, ये तो एज अ सोर्स के तौर पे काम करता है, तो सैंपल के तौर पे तो काम करने वाला है नहीं। बी नहीं आएगा, तो जिसमें बी नहीं हुई देख लो, तो यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, और यहां पे भी बी है। तो यहां पे जो आप देख पा रहे हैं ना, ए सी डी, ये एज अ मोज़बार न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं। आयरन 57 का तो जबरदस्त यूज करते हैं, ये आपका फिर ये वाले जो है और न्यूक्लियाई, ये भी आपका काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अभी थोड़ी सी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वही है। मोज़बार स्पेक्ट्रा ऑफ 2 आयरन कॉम्प्लेक्स आर शोन बिलो, दे में अराइज फ्रॉम। पहली बात यहां पे पूछी जा रही है, आयरन +3 हो, आयरन +3 का मतलब होता है D5, और ये हाई स्पिन यहां पे बोला गया है। अगर स्टूडेंट ये आपका हाई स्पिन हो गया, इसका मतलब स्फेरिकल इन्वायरमेंट हो गया। अगर स्फेरिकल इन्वायरमेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो गया तो यहां पे आपका क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग क्या होगी? एब्सेंट। आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंगलेट। तो ये देखो, आयरन +3 हाई स्पिन के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सिंगलेट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट का क्या आएगा? बी। तो बी विद फर्स्ट, एक ऑप्शन देखिए, ये रहा बी विद फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी में ही नजर आ रहा है ऐसा, और किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा, और किसी भी ऑप्शन में। फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। आयरन +2 हो और हाई स्पिन हो, तो Fe+2 का मतलब होता है D6, और ये हाई स्पिन अगर आपने बोला है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल है। अगर T2G नॉन अनसिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, और 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डबलेट। तो 2 का क्या आएगा? ए। तो ये बोल रहा है कि ए रिलेट करेगा 2 के साथ। अगर लो स्पिन Fe3 है, तो यहाँ पे बाकी कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। फिर भी अगर आपका आयरन +3 है और लो स्पिन है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपका क्या होता है? नॉन जीरो, क्योंकि वो T2G अनसिमेट्रिकल होगा, तो वहां पे भी आपको डबलेट देखने को मिलेगा। लेकिन 3 का ए हो, ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। 3 का ए ये ऑप्शन नजर आ रहा है, बट बी का 2 नहीं आएगा, इसलिए हमने हटा दिया। बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। The recoil energy of Mosebar nucleotide of mass this is this energy emitted by nucleus in kilo। तो ये देखो भाई, बेसिकली अगर बात की जाए, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है E इसका इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, एंड यहाँ पे नीचे आपका होता है, नीचे आपका यहाँ पे मास होता है, और ये आपका सी होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला चलो यहीं पे एक्सप्लेन भाई मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दी गई है। तो दिस इज ER, दिस इज रिकॉइल एनर्जी ऑफ मोज़बार स्पेक्ट्रा, मोज़बार न्यूक्लियाई, और इसका E गामा का स्क्वायर 2mc², ये वाला फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले से आप सोल्व करेंगे, आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, द एनर्जी एमिटेड बाई न्यूक्लियस इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप निकालेंगे 25, इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। क्या आएगा जी?
25 इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ध्यान रखिएगा, E का स्क्वायर हो गया एंड 2mc का स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ पे ये देखो मास आपको गिवन है एंड आपको E रिकॉइललेस एनर्जी गिवन है, रिकॉइललेस एनर्जी गिवन है, ये वाली गिवन है, ये वाली गिवन है, और ये आपको यहाँ पे निकालनी है। और जब आप सोल्व करेंगे तो D इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली। नेट का तो नहीं भाई, दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए, कोई बात नहीं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। एफ आयरन मोसबर एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे आपको सोर्स की जो ये गिवन है, इक्विवेलेंट टू दिस मेगाहर्ट्ज, मूव टुवर्ड्स एब्जॉर्बर विद वेलोसिटी दिस, आपको यहाँ पे शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी बताना है। बेसिकली शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, आइसोमेरिक शिफ्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोमेरिक शिफ्ट। इसके लिए भी जो फार्मूला निकल के आता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप जूल से करते हैं तो क्या निकल के आएगी? एनर्जी। क्या निकल के आएगी? एनर्जी। तो डेल्टा E का फार्मूला क्या होता है? h न्यू। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, चेंज इन एनर्जी निकालिए और h से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी निकाली मैंने सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ये एनर्जी जूल में, इसको डिवाइड किया प्लैंक्स कांस्टेंट से, x आया। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट चाहिए तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका x, यहां से जो निकलेगी फ्रीक्वेंसी, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे? वेलोसिटी से। किससे? वेलोसिटी से। और डिवाइड कर दीजिए c से। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 25.5 मेगाहर्ट्ज। 25.5 मेगाहर्ट्ज। तो इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा भाई, दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे पूछे गए थे, दोनों मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक शिफ्ट, इसके लिए बताना आपको। तो आयरन +2 है भाई, देखिएगा ध्यान से, दिस इज आयरन +2, आयरन +2 एंड दिस इज आयरन +3। तो आइसोमेरिक शिफ्ट के बारे में बात हो रही है तो कहानी वही चलेगी। अगर देखो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन Fe+2 की बात करोगे तो यहां पे होता है D6, Fe+3 की बात करोगे तो यहां पे होता है D5। तो देखो ये कह रहा है कि इसकी, अब इन दोनों में से किसकी आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी? +3 वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक मिनट, सॉरी, किसकी ज्यादा होगी? +2 वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे D में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है Fe+2 वाले की इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आएगी? तो देखो ज्यादा वाली ये है वैल्यू और कम वाली ये है वैल्यू, ठीक है। तो भाई जो Fe+2 वाला है उसका रिलेशन बनेगा A से और Fe+3 वाले का रिलेशन बनेगा B से। अब ये कह रहा है इंक्रीज इन द s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इन द s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसकी केमिकल शिफ्ट की, इसकी आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि देखो अगर s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ना, केमिकल शिफ्ट, आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कम करती। क्या करती है? आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कम। तो यहाँ पे बोलेंगे A का D के साथ रिलेशन बनेगा कि यहाँ पे डिक्रीज इन s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो भाई अगर D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो s में कम होगी, तो इसलिए क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि Fe+2 में आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कम क्यों आई है? क्योंकि D की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो S की इंक्रीज हो गई होगी, है ना, S की इंक्रीज हो गई होगी, इसलिए B। तो A का रिलेशन बनेगा D के साथ, A का रिलेशन बनेगा D के साथ और B का रिलेशन बनेगा C के साथ। A इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, अगेन वही क्वेश्चन जो कि नवंबर 2020 में पूछा था। In if Mosebar spectrum of FeCO5 recorded in the presence of magnetic field, तो बताइए the original spectrum with 2 lines changes into one with 6 line। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कितनी लाइंस देखने को मिलती हैं? 6 लाइन। D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, ये वाले कॉम्प्लेक्स है, आपसे पूछा है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग किस किस के अंदर देखने को मिलेगी। तो क्या बताया था? नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट। ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रियलिटी में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट सिमेट्री, ये कोई परफेक्ट सिमेट्री नहीं है, ये आपका नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, क्योंकि ये जैसा दिखता वैसा है नहीं, ठीक है। तो अगर नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी के अंदर।
टिन क्लोराइड आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है भाई आपका? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। तो ये आपका नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट आ गया, स्फेरिकल इन्वायरमेंट आ गया। अगर स्फेरिकल इन्वायरमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होगा और क्वाड्रपल स्प्लिटिंग एब्सेंट होगी। तो के में प्रेजेंट थी, एल में प्रेजेंट नहीं होगी। और यहाँ पे आपका जो है दो अलग अलग टाइप के क्या लगे हुए हैं, सराउंडिंग एटम्स। तो यहाँ पे भी नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉन जीरो होगा, तो इसलिए ये भी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग शो करेगा। के एंड एम ओनली, के एंड एम ओनली। क्वेश्चन नंबर 14। अब गेट के क्वेश्चन आ गए हैं भाई, गेट के क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गेट 12, द एक्सटेंट ऑफ मोज़बार क्वाड्रपल स्प्लिटिंग फॉर आयरन। तो कौन सा है? यहाँ पे इसके अंदर आयरन +2 के अंदर है, यहाँ पे आयरन +2 के अंदर है, यहाँ पे आयरन आपका +3 के अंदर है, +3 के अंदर है, और यहाँ पे भी आपका आयरन -5 और 1, और ये +2, यहाँ पे भी आयरन आपका +2 के अंदर है। ध्यान से देखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई भाई। पहली बात तो ये देखो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, FeCl2 एंड FeCl3। इनमें से ज्यादा जो वैल्यू होती है आपका क्वाड्रपल स्प्लिटिंग की, वो किसके केस में होगी? इसके केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D में 6 है और यहाँ पे D में 5 है। तो D में D की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू होगी, उतनी ही क्वाड्रपल स्प्लिटिंग भी देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा? Fe+2 है ये भी, और ये भी Fe+2 है। स्टूडेंट, ये जो Fe+2 है ना, ये बेसिकली आपका हाई स्पिन है, हाई स्पिन है। और ये वाला जो Fe+2 है ना, बेसिकली वो लो स्पिन है। अगर ये लो स्पिन है तो ये आपका मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट तो इसका देखा जाए स्फेरिकल हो गया, क्योंकि Fe+2 D6 लो स्पिन होने का मतलब कम है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंटल लिगेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इसका जीरो नहीं होता यहां पे। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये हाई स्पिन है, यहां पे आपका मेटल की वजह से क्या आती है? क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। यहां लिगेंड के एनवायरनमेंट की वजह से आती है, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये कम होता है, इसलिए यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 गेट 8 का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द कैटलिस्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी है मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है। एनटीए के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस कंडक्ट करवाया गया था सभी कॉमन यूनिवर्सिटीज के लिए 2023 में, उसका ये क्वेश्चन है। द मोज़बार स्पेक्ट्रम ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज Fe+2 और D6 और साथ के साथ Cn लगा हुआ, तो लो स्पिन। तो ये लो स्पिन है। तो यहाँ पे देखो 6 के 6 लिगेंड भी सेम है एंड लो स्पिन है, तो स्फेरिकल इन्वायरमेंट है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होगा, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्या इसके अंदर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। सिंगल पीक विद आइसोमर शिफ्ट ये देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक हाइपरफाइन लाइंस कोई कमेंट नहीं करेंगे, कह रहा दोनों प्रेजेंट होगी। जब तक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस मॉलिक्यूल को देखने से ये लग रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो है, क्वाड्रपोल एंड मैग्नेटिक स्प्लिटिंग दोनों एब्सेंट होगी और यहाँ पे आपको सिंगल पीक देखने को मिलेगी विद आइसोमर शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। तो भाई ये थी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर की क्लास नंबर 25, लास्ट क्लास थी। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के 95% क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का ज्यादा है नहीं, तो उसको मैं करवाऊंगा नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। होप कि ये सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी। अब हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर को स्टार्ट किया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के साथ। तो इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।